हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखो बेटा, क्लास ट्वेल्थ का ये एक टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। ठीक है, ये आपका जो टॉपिक है, जब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने से पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी समझते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के आगे ही ये कंसेप्ट आता है हमारे पास, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। मैक्सिमम बुक्स में आपको ये नहीं मिलेगा, मगर इस पे नीट और जेई में हर साल प्रॉब्लम पूछी जाती है मैक्सिमम टाइम। ठीक है, तो इसको हम कैसे समझेंगे, आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे देखें ध्यान से। तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, जब भी क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच की बात होगी, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बिटवीन टू चार्ज्ड पार्टिकल्स, दो पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स के बीच का हम क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए फर्स्ट कंडीशन तो ये होगी कि दोनों जो चार्जेस होंगे उनका जो नेचर होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो इसमें देखें ध्यान से, जब भी आपको क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच का कोई प्रॉब्लम दिखता है तो उसमें आपने दो फंडे लगेंगे यहाँ पे। फंडा नंबर वन क्या करना है, आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज करना है। और फंडा नंबर टू आपके पास है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट है, वो यहाँ पे यूज होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम इंटरेक्शन एनर्जी भी बोलते हैं। तो इसको मैंने क्या किया हुआ है, तीन केसेस में डिवाइड किया गया है। देखें ध्यान से, केस नंबर वन में हम लोग, यहां मैं लिख देता हूं, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में मान लीजिए यहां पे एक मैं पॉइंट चार्ज ले रहा हूं, मान लीजिए ये Q1 पॉइंट चार्ज है, और यहां से काफी दूर, मतलब काफी ज्यादा सेपरेशन पे एक में चार्ज रखा हुआ है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने Q2 रखा हुआ है। मान लीजिए इसका मास M1 है और इसका मास M2 है। क्योंकि आप लोगों को ये पता ही है कि विदाउट मास चार्ज इज नॉट पॉसिबल। मास के ऊपर ही एक एक्स्ट्रा मास की प्रॉपर्टी होती है, जो जिसको हम बोलते हैं चार्ज। तो विदाउट मास चार्ज तो पॉसिबल नहीं होगा। तो पहले केस में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, कि हम हमारे पास ये चार्ज जो Q2 है, इसको हम फिक्स कर देंगे। मान लीजिए मैंने इसको फिक्स कर दिया और मैं इस Q1 चार्ज को थ्रो करूंगा इसकी तरफ। तो मान लीजिए पहले इनके बीच में काफी काफी सेपरेशन है, दूर है, मतलब कोई इंटरेक्शन नहीं है इन दोनों के बीच में। तो मान लीजिए बच्चों, मैंने अगर इसको यहां से थ्रो किया विद सम वेलोसिटी u के साथ, मैंने इसको क्या किया, थ्रो कर दिया। जैसे मैं इसको थ्रो किया तो ये वाला तो फिक्स है, ये बच्चे आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। अब होगा क्या, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है ना। तो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा तो एक स्टेज आएगी, एक स्टेज आएगी जब ये इसके पास पहुंचेगा, क्योंकि आगे बढ़ रहा है और ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको इस तरफ फोर्स लगाएगा और उसकी वजह से इसको इस तरफ एक्सेलरेशन मिलेगी, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ इसको एक्सेलरेशन मिलेगी। तो एक टाइम आएगा जब इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। क्योंकि देखिए ध्यान से, आपने यू वेलोसिटी से फेंका इसको तो आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया। मान लीजिए जब ये यहां पहुंचा तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो गई वो हो गई जीरो। अब यहां पे जीरो हो गई क्योंकि इसको जो एक्सेलरेशन मिल रही है वो इस तरफ मिल रही है, इसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अब क्या होगा बच्चे, ये यहां से घूम जाएगा, पलटी मार देगा। पलटी मारने के बाद यहाँ पे इस तरह से वापस आने की कोशिश, क्योंकि आपको पता है क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन होती है, तो इसको ये इस तरफ धकेलेगा। जब इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई है तो इन दोनों के बीच की इस सेपरेशन है, उसको हम बोलते हैं क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। मतलब कम से कम क्लोजेस्ट इतने ही हो सकते हैं ये, उसके बाद फिर से ये इस तरफ बढ़ता रहेगा। क्योंकि आपने इसको यू वेलोसिटी दी स्टार्टिंग में, जैसे जैसे आगे बढ़ता गया इसको नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में इसको एक्सेलरेशन मिलती गई, और एक स्टेज ऐसी आई जब इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। ठीक है, तो अब इस केस में हमें ये आरसी निकालना है।
तो आरसी कैसे निकलेगा बच्चों? मैंने आपको क्या बताया कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच की जब भी बात होगी तो यहाँ पे एनर्जी को कंजर्व करोगे आप लोग। तो देखते हैं यहाँ पे, अगर मैं लिखता हूं बाय द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो स्टार्टिंग में अगर आप लोग ध्यान से दें तो ये मास आपके पास जो m1 है और ये मास m2 है। देखिए m2 तो फिक्स किया हुआ है आप लोगों ने, है ना, m2 तो फिक्स किया हुआ है स्टार्टिंग की बात करें तो इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। और मैंने ये बताया कि स्टार्टिंग में ये दोनों काफी दूर हैं, तो दोनों के बीच में इंटरेक्शन एनर्जी भी नहीं होगी। और सिर्फ ये m1 के पास, जिसको आपने थ्रो किया है u वेलोसिटी के साथ, इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो यहां पे अगर मैं टोटल एनर्जी इनिशियल लिखता हूं, टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल के बराबर होगा। देखिए ध्यान से, तो टोटल एनर्जी इनिशियल, एक मिनट जी, देखिए शाबाश। तो बच्चे इसके पास सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, उसको मैं लिख सकता हूं 1/2 m1 u स्क्वायर प्लस, अब इसकी काइनेटिक एनर्जी तो रेस्ट में है, ये तो जीरो है। और मैंने आपको बताया कि इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है बहुत ज्यादा है, तो इंटरेक्शन एनर्जी भी कुछ भी नहीं है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। अब जब यहां पे ये पहुंच गया, इसकी वेलोसिटी भी जीरो है और ये तो है ही फिक्स, ये तो हिलने वाला नहीं है, तो इसकी वेलोसिटी भी जीरो है। तो इस स्टेज पे दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी होगी बच्चों वो हो जाएगी जीरो। मगर अब देखो इनके बीच में कुछ फाइनाइट सेपरेशन है, तो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन एनर्जी होगी, और वो इंटरेक्शन एनर्जी है कितनी होती है वो हमें पता है कि Q1 Q2 बाई आरसी का आरसी। ठीक है, ये आपके पास आ गया, आपने एनर्जी को कंजर्व किया, ये रिलेशन आपके पास आ गया। आपको एग्जाम में मास भी दिया होगा, वेलोसिटी भी दी होगी, और यहाँ पे K1 और सॉरी K की वैल्यू तो आपको ऑलरेडी पता है, Q1 और Q2 की वैल्यू भी दी होगी, तो यहां से आप लोग आरसी निकाल सकते हैं। तो यहां से मैं अगर इसको रीअरेंज करूं तो यहां से बच्चों मैं लिख सकता हूं कि आरसी इज इक्वल टू ट्वाइस के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई m u स्क्वायर। तो ये रिलेशन हमारे पास आ जाता है इस तरह से, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच इस केस में। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग सेकंड केस डिस्कस करेंगे इसका। देखें ध्यान से आप लोग, सेकंड केस में अब मैं क्या करूंगा कि एक को रेस्ट में रखूंगा मगर उसको फिक्स नहीं करूंगा। अब तो मान लीजिए बच्चों यहां पे मेरे पास एक चार्ज है, इसको मैं Q1 ले लेता हूं और इसका मास मैं m1 ले लेता हूं। ठीक है, और इसको मैं थ्रो करने वाला हूं u वेलोसिटी के साथ। तो बच्चों स्टार्टिंग में दोनों की जो सेपरेशन है, यहाँ पे Q1 और Q2 की जो सेपरेशन है वो इनफाइनाइट सेपरेशन है, काफी दूर है, सेपरेट है एक दूसरे से, तो कोई इंटरेक्शन एनर्जी नहीं होगी यहाँ पे। तो मान लीजिए इसका मास मैं m2 ले लेता हूं बच्चों, और इस पे चार्ज क्या है प्लस का Q2, इस पे प्लस का Q1। अब देखें ध्यान से, ये जो आपके पास Q2 है ये रेस्ट में है मगर ये फिक्स नहीं है, इस बार ये रेस्ट में है मगर ये फिक्स नहीं है। अब होगा क्या इस केस में, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, देखिए ध्यान से, इसके पास कुछ वेलोसिटी है, इसके पास वेलोसिटी नहीं है, ये रेस्ट में है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते जाएगा, इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी मगर इसको वेलोसिटी मिलती जाएगी, क्योंकि ये चार्ज इसको इस तरफ धकेलेगा, क्योंकि अब तो ये फिक्स नहीं है। अगर फिक्स होता तो ये तो हिलता नहीं, मगर अब फिक्स नहीं है तो ये भी इस तरफ चलेगा। तो मान लीजिए अगर इसके पास 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड दी हुई थी आप लोगों ने इसको, और Q2 पे जीरो स्पीड थी, तो एक
क्या होगा, इसकी 25 कम होती जाएगी, उसकी बढ़ती जाएगी, कम होती जाएगी, उसकी बढ़ती जाएगी। तो एक स्टेज आएगी जब दोनों की बराबर होगी, जब दोनों की वेलोसिटी बराबर होगी, वो होगा यहाँ पे क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। बहुत बढ़िया। देखिए ध्यान से, मान लीजिए ये मास यहां पहुंच गया हमारे पास m1, ठीक है, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v फाइनल है और इसकी वेलोसिटी भी v फाइनल है। देखिए ध्यान से, इसको मैं अलग से बनाता हूं। तो ये वाला मास आपके पास m1 और ये आपके पास दूसरा मास m2, ये दोनों मासेस, इन दोनों की जो सेपरेशन है वो rc के बराबर हो जाएगी उस टाइम पे। और दोनों बच्चों दोनों के पास एक कॉमन वेलोसिटी होगी v फाइनल, दोनों के पास एक ही वेलोसिटी v फाइनल से ये दोनों चलेंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर से ये इनकी सेपरेशन बढ़ती जाएगी, मगर इस स्टेज पे जब दोनों की वेलोसिटी सेम है, इस स्टेज पे इनका जो डिस्टेंस है वो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच है। तो इस केस में देखिए आपके पास दो अननोन आ रहे हैं, है ना, एक m1 भी आ रहा है, m2 भी लिया हुआ है, क्योंकि रेस्ट पहले तो फिक्स था तो एक ही अननोन बना, अब यहाँ पे दो अननोन बनेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, एनर्जी को भी कंजर्व करना है और मोमेंटम को भी कंजर्व करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाता हूं बच्चों। देखिए ध्यान से, बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे हम लोग। तो स्टार्टिंग में देखिए इसके पास कुछ मोमेंटम होगा m1 के पास, क्योंकि इसके पास कुछ वेलोसिटी आपने दी है u से आपने इसको थ्रो किया है, मगर ये तो रेस्ट में है, तो स्टार्टिंग में इसके पास कुछ मोमेंटम नहीं होगा। तो p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल। तो P इनिशियल आपके पास कितना होगा, P इनिशियल सिर्फ और सिर्फ बच्चों सिर्फ m1 की वजह से होगा, है ना। तो मैं यहां लिख सकता हूं m1 u, ठीक है, m1 u आपके पास है, ठीक है। और फाइनल मोमेंटम किसके बराबर होगा, फाइनल मोमेंटम किसके बराबर, देखो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच के टाइम पे मैंने क्या बताया, ये दोनों क्या चलेंगे, कॉमन वेलोसिटी से चलेंगे। तो दोनों को मैं क्या कर सकता हूं, एक ही बॉडी मान सकता हूं, m1 प्लस m2, और दोनों एक ही वेलोसिटी से चलेंगे v फाइनल। तो इसको मैं अगर रीअरेंज करता हूं बच्चों, तो मेरे पास यहां v फाइनल की वैल्यू आ जाएगी, यहां कितनी आ जाएगी v फाइनल, m1 u डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 के बराबर आ जाएगी। तो एक इक्वेशन तो मेरे पास ये आ गई बच्चों। अब दूसरी इक्वेशन मुझे बनानी है, मुझे एनर्जी को कंजर्व करना है। तो मैं अगर यहां लिखता हूं बाय कंजर्वेशन ऑफ by the conservation of एनर्जी। अब अगर एनर्जी को कंजर्व करेंगे हम लोग, तो देखिए ध्यान से, आप देखिए यहां पे स्टार्टिंग में मुझे एक चीज बताइए आप, सिर्फ इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, ये रेस्ट है तो जीरो। और स्टार्टिंग में क्योंकि मैंने आपको बताया कि काफी दूर है एक दूसरे से, तो इनके पास यहां पे इंटरेक्शन एनर्जी भी नहीं होगी। तो यहां पे हम लोगों ने क्या करना है, इसकी टोटल एनर्जी को कंजर्व करना है। बोले तो यहां मैं लिख देता हूं इनिशियल टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल के बराबर होगा। तो यहां पे हम लिखते हैं इसको, देखिए इनिशियल यहां पे सिर्फ और सिर्फ इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी सिर्फ इस वाले चार्ज के पास, Q1 के पास। तो यहां मैं लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं 1/2 m1 u स्क्वायर, ये आपके पास आ गए काइनेटिक, इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो और इंटरेक्शन एनर्जी जीरो, क्योंकि काफी दूर है ये एक दूसरे से। उसके बाद देखिए जब ये पास आ गया, अब दोनों एक ही स्पीड से चल रहे हैं, तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, इसकी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर लिख सकता हूं, क्योंकि मैं दोनों को मान सकता हूं कि ये दोनों एक ही बॉडी है, क्योंकि दोनों एक ही स्पीड से चल रहे हैं बच्चों। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब तो ये पास पास भी है, तो इनके पास इंटरेक्शन एनर्जी भी होगी, वो किसके बराबर होगी, के
Q1 Q2 बाई RC। तो आप लोगों ने यहां पे क्या करना है, देखिए यहां से ये V फाइनल है आपके पास, यहां से V फाइनल की आप वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहां से आपके पास RC की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास केस सेकंड है। अब इसके बाद जो लास्ट केस हम लोग डिस्कस करेंगे वो देखिए आप लोग ध्यान से, ये आप लोगों के लिए मैंने रख दिया क्योंकि यहाँ पे जो इक्वेशन में आपने क्या करना है, वी फाइनल की वैल्यू यहां से उठा के यहां डालनी है, तो इनको रीअरेंज करना है, तो यहां से आपके पास आरसी की वैल्यू आ जाएगी। बहुत बढ़िया, देखें शाबाश। अब हमें इसमें लास्ट केस डिस्कस करना है, केस थर्ड। ये केसेस जो हमने बनाए हुए हैं, ये केसेस बनाए हुए हैं हम लोगों ने कहां से, जो प्रॉब्लम्स पूछी गई हैं उनको एनालाइज करके, अलग से बुक में आपको ये केसेस नहीं मिलेंगे। देखिए अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक हम लोग जब चार्ज को थ्रो कर रहे थे बच्चों, तो दोनों की जो लाइन ऑफ एक्शन थी वो सेम थी। अब क्या करेंगे, लाइन ऑफ एक्शन को चेंज कर देंगे हम लोग। तो देखें ध्यान से, मान लीजिए हमारे पास यहां पे एक चार्ज है Q1 और वो आपने इस टाइम क्या किया हुआ है, इसको फिक्स्ड किया हुआ है। ये Q1 फिक्स्ड है यहां पे। अब पहले तो आप सीधा ऐसे फेंकते थे इसको इस डायरेक्शन में, अब हम सीधे के बजाय मान लीजिए यहां से या यहां से नीचे आ जाएं, यहां से ऊपर चले जाएं, तो हम लोग यहां से मान लीजिए d डिस्टेंस नीचे आ जाते हैं और यहां पे हमारे पास जो चार्ज है प्लस का Q2 जिसका मास है हमारे पास m, इसको हम थ्रो करेंगे बच्चों। तो इसको मैं थ्रो कर रहा हूं इस तरफ विद वेलोसिटी u के साथ। तो यहां पे देखिए आप लोग, जो इसका लाइन ऑफ एक्शन है ये, इससे d दूरी नीचे आए हो आप, और d दूरी नीचे आके यहां से आपने इस चार्ज को क्या किया है, u वेलोसिटी के साथ थ्रो किया है। अब देखें बच्चों, यहां ध्यान देना है आप लोगों ने। अब जैसे जैसे बच्चों ये आगे की तरफ आएगा तो ये सीधा तो नहीं जाएगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगी, रिपल्शन। तो इसका जो रास्ता होगा बच्चों वो डेविएट हो जाएगा, थोड़ा इस तरह से ये जाएगा, इसका पाथ ऐसे होगा, इसका पाथ ऐसे होगा। अब यहां पे ध्यान देना है आप लोगों ने कि जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस होता है, मान लीजिए बच्चों कि ये अगर एक रोड है आपके पास यहां पे इस तरह से, और इस रोड पे कार चल रही है, ये रोड है, इस रोड पे कार चल रही है इस डायरेक्शन में, तो आप लोग यहां से इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, यहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हो इस चीज को, कार को। तो मुझे बताइए आपका डिस्टेंस और कार का डिस्टेंस का सबसे कम दूरी कब होगी, जब ये कार यहां पे होगी और इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी, और ये लाइन जो आपको इस कार को मिला रही है, इस लाइन और इस वेलोसिटी के बीच में जब एंगल 90 डिग्री होता है, तो कहने का मतलब मेरा ये है, देखो जब यहां पे होगी तो फिर ऐसे आएगा, यहां पे होगी तो ऐसे आएगा, अब यहां पे तो सबसे नजदीक यही है। तो मतलब क्लोजेस्ट डिस्टेंस कब होगा, जब वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगी लाइन ज्वाइनिंग, दोनों को जब ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर होगी वेलोसिटी, उस टाइम पे हमारे पास क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगा। तो मान लीजिए बच्चों ये जो चार्ज है आपके पास, सॉरी, यहां पे पहुंचा है और इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन आपको टेंजेंट ड्रा करके मिलेगी, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, और यहां से अगर मैं ये बनाता हूं तो यहां पे अगर आप लोग ध्यान दें तो यहां पे इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो इस टाइम पे ये जो डिस्टेंस होगा ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच होगा। तो यहां भी कुछ नहीं करना है आप लोगों ने, यहां पे भी देखिए ध्यान से, दो अननोन आएंगे हमारे पास, तो यहां पे सिर्फ एक ध्यान देना है आपने, यहां पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाना है आपने, क्योंकि यहां पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है। अगर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। तो सबसे पहले मैं यहां लगाता हूं, बाय द कंजर्वेशन ऑफ
एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं? मोमेंटम वाली लाइन को आगे पीछे बढ़ाएंगे और परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। इसका मास यहां पे है, इसकी मोमेंटम वाली लाइन, क्योंकि आपको पता है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वही मोमेंटम की डायरेक्शन होती है, तो मोमेंटम वाली लाइन को आगे पीछे बढ़ाएं और परपेंडिकुलर डिस्टेंस लें। तो इसका जो मोमेंटम होगा बच्चों आपके पास आएगा एम यू मोमेंटम, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना है, डी इज इक्वल टू, अब इसका मोमेंटम वाली लाइन ये मास है, यही चीज यहां पहुंच गई है, इसकी मोमेंटम वाली लाइन ये है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारे पास। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं एम वी आर सी। तो यहां से मेरे पास m और m कैंसल आउट हो रहे हैं, तो यहां से बच्चों मेरे पास यहां पे जो ये वेलोसिटी होगी v आ जाएगी मेरे पास u d डिवाइडेड बाई आर सी। तो एक रिजल्ट ये आ गया हमारे पास। दूसरा आप लोगों ने यहां पे क्या करना है, बाय कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी, बाय द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कंजर्व करना है आप लोगों ने। तो एनर्जी स्टार्टिंग में बच्चों इसके पास, मैंने स्टार्टिंग में तीनों केसेस में आपको बोला कि जो दोनों चार्ज पार्टिकल हैं उनके बीच की इनफाइनाइट सेपरेशन है, कोई इंटरेक्शन एनर्जी नहीं है दोनों के बीच में। अगर कोई इंटरेक्शन एनर्जी नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, और ये वाला तो आपने फिक्स किया हुआ है। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है बच्चों मैं यहां लिख रहा हूं 1/2 m यू स्क्वायर के बराबर, और इंटरेक्शन एनर्जी 0 है, इज इक्वल टू, अब देखें ध्यान से, अब इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी और इंटरेक्शन एनर्जी भी होगी। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है आपके पास, 1/2 m वी स्क्वायर प्लस के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर सी। तो बच्चों यहां से मैं क्या करता हूं, 1/2 m यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m, इस v की वैल्यू मैं यहां से उठा के यहां डाल दूंगा, यू डी अपान, आपके पास आ रहा है यहां पे आर सी, इसका स्क्वायर करोगे आप लोग, प्लस के Q1 Q2/RC। तो इनको रीअरेंज करने के बाद आप लोगों के पास आरसी की वैल्यू आ जाएगी।